नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंदर। और कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन सेशन जहां हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर अभिप्रेरणा। लास्ट सेशन में हम अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बाद हम 2 दिन तक सेशन नहीं कर पाए, जिसके कई कारण आपको पता ही है कि माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और इसीलिए हम 2 दिन जो है सेशन नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली अब इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। 9वां चैप्टर अपना चल रहा है, तो इस चैप्टर को आज पूरा करेंगे और कल 10वां चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं राजकुमार जी आप? नमस्ते, गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं तो आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। और आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए विद्वान साथियों, इससे पहले हम 17 सेशन कर चुके हैं कक्षा 11 के लिए, और कक्षा 12 अभी हम जो है वो शुरू करने वाले हैं सोमवार से। कक्षा 12 हम शुरुआत करने वाले हैं सोमवार से। कक्षा 11 अपनी अब जो है वो कंप्लीट कर देंगे हम। और ये जो चैप्टर चल रहा है कक्षा 11 का मोटिवेशन चल रहा है, और इसके बारे में हम आधा पार्ट पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल बुक की तो आपको सारी यूनिट में करवा ही रहा हूं। अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं विद्वान साथियों, तो हमारे परिवार के सदस्य जरूर बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी हमारे सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले जो है वो देख सके, और इन सारे सेशन की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, प्लस इन सब की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सके। इसलिए आप बेल आइकन दबाते हुए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो है वो पीडीएफ प्राप्त करने में किसी प्रकार की जो हो दिक्कत ना हो। अगले जो सेशन आएगा उसमें मैं आपको जो यहाँ पर डाल दूंगा ग्रुप का नाम और उसका लिंक भी, उस लिंक को आप कॉपी करके भी जो है हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भी है। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम भी अभिप्रेरणा के बारे में। हमने जाना कि मोटिवेशन वो साधन है या वो चीज है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए और लगातार करने के लिए क्या करता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। जैसे अग्नि को ज्वलित करने के लिए उसमें हम घी डालते हैं जब हवन करते हैं तब, तो ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी मोटिवेशन घी का काम करता है, और हमें किसी काम को करने के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करता है, और हम उस काम में तन मन धन से 100% उस लक्ष्य को अचीव करें। इसलिए मोटिवेशन की बड़ी ही आवश्यकता होती है। हमने मोटिवेशन के बारे में कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। हमने पढ़ा कि प्रेरणात्मक व्यवहार चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। यानी जो हमारा मोटिवेशन का जो व्यवहार हम करते हैं मोटिवेशन के बाद, वो लक्ष्य के अकॉर्डिंग जो है वो होता है। बेरोन ब्रन कैंटोविज की परिभाषा हमने देखी, मार्गन किंग विज तथा स्कोपलर की परिभाषा हमने देखी। इसके बाद हमने ये जान लिया था कि मूलभूत अभिप्रेरणा के संप्रत्यय कौन कौन से हैं, जिसमें हमने चर्चा की थी आवश्यकता की, हमने चर्चा किया था प्रणोद का, और हमने चर्चा कर ली थी प्रोत्साहन की। इतना हम कर चुके हैं। देखिए मोटिवेशन के लिए सबसे पहले आपको एक आवश्यकता होगी, यानी जब तक किसी चीज की आप में कमी नहीं होगी या किसी चीज की अति नहीं होगी, भैया सीधी सीधी मारवाड़ी भाषा में समझने को प्रयास करो तो सीधो सीधो मैटर है कि जब तक आपने कोई चीज की जरूरत नहीं होगी, जब तक आप क्या भी माथा पची करांगा बे चीज ने प्राप्त करने की। समझ रहे हो? जब अपने किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी तो जाकर हम उसके लिए कार्य करेंगे ना, वरना हम क्यों करेंगे? आज आपको गाड़ी की आवश्यकता नहीं है तो आप गाड़ी के लिए क्यों माथा पच्ची करोगे क्या? लेकिन अभी आप जब सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, रीट में आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको जो है वो रोज दोपहर में, अभी देखो कितनी धूप हो चुकी है, और इस धूप में रोज आपको क्या करना पड़ेगा? इस धूप में रोज आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो आप सोचोगे कि एक छोटी सी एल्टो जैसी कार ले ले, आपके मन में ऐसा विचार आ सकता है। लेकिन आज ऐसा विचार नहीं आ सकता, क्योंकि आज वो आपकी आवश्यकता नहीं है। तो जब
किसी चीज की हमें आवश्यकता होगी तभी बाकी का काम जो है वो होता है। तो नीड जो है आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करती है, इसके बाद प्रनोद और फिर प्रोत्साहन मिलता है। यानी हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के द्वारा हमें क्या, देखो जैसे किसी आपको भी जॉब की आवश्यकता है तो रीट की भर्ती आपके लिए क्या है, प्रेरणा है। आपको जॉब की आवश्यकता है तो रीट की भर्ती आपके लिए क्या है, प्रेरणा का ही तो कार्य कर रही है। और इस प्रेरणा के कारण, इस अभिप्रेरणा के कारण, इस मोटिवेशन के कारण आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यानी क्रिया कर रहे हैं। और इस क्रिया से आपको प्रोत्साहन के रूप में क्या मिलेगा, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। यही बात हमने कल जो है समझ ली थी, जिसमें भोजन और पानी का उदाहरण हमने देखा था, प्रनोद की बात हमने की थी और प्रोत्साहन की बात की थी। अब चलते हैं आगे। देखिए प्रोत्साहन जो मिलता है वो दो प्रकार का मिल सकता है ना, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और हम सफल भी हो जाते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव जो है वो क्या है, आपका प्रोत्साहन है, पॉजिटिव प्रोत्साहन है ये। यानी हमने मेहनत की, उस मेहनत का रंग आ गया, उस जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने मेहनत की थी उस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया, तो ये एक सकारात्मक प्रोत्साहन है, फीडबैक है। जैसे ही आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन होगा, जैसे ही आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेहनत करने वाला कभी भी जो है वो रुकता नहीं है। आपको यकीन हो जाएगा कि मेहनत की कभी हार नहीं होती है और आप फिर सेकंड ग्रेड में भी आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि जो बच्चा एक एग्जाम क्रैक कर लेता है उसके बाद के एग्जाम वो थोड़ा जल्दी क्रैक कर लेता है। यानी मान लो कि एक एग्जाम क्रैक करने में रीट का आपको, यानी रीट में अध्यापक बनने में आपको कितना समय लगा, थर्ड ग्रेड अध्यापक बनने में किसी बच्चे को 5 वर्ष का समय लगा, है ना, 5 वर्ष उसे तैयारी करनी पड़ी। लेकिन वो अगर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का अध्यापक बनना चाहेगा ना, तो वो मात्र 1 वर्ष के अंदर ही बन सकता है। भर्ती आने की बात है वो तो, लेकिन ऐसा क्यों, पहले पेपर में आपको 5 साल लग गए, 6 साल लग गए, दूसरे में आप 1 या 2 साल में ही सफलता प्राप्त कर लेते हो, क्योंकि आपको इस बात का भरोसा हो चुका है, आपको एक फीडबैक मिल चुका है, आपको एक प्रोत्साहन मिल चुका है कि हाँ अगर हम इस तरीके से मेहनत करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। यही है। दूसरा ऋणात्मक प्रोत्साहन भी मिल जाता है। जैसे कभी कभी जब हम पेपर में फेल हो जाते हैं या हम किसी लक्ष्य के लिए जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में फेल हो जाते हैं, उस सफलता को प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार छोड़ो नहीं। जैसे रीट में फेल हो गया कोई दो बच्चा 2021 में, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हार नहीं मानते हैं, कुछ समय के लिए हार मानते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हार मान जाते हैं कि आज से पढ़ाई छोड़ दूंगा, अब पढ़ेंगे ही नहीं, खेती करेंगे, छोड़, बस छोड़ दिया। तो ये जो चीजें हैं ये नेगेटिव फीडबैक है। बट नेगेटिव जो फीडबैक दिया जाता है वो बुरी आदतों को छोड़ने के लिए दिया जाता है। जैसे देखो चोर चोरी करता है चोर चोरी, तो चोर को चोरी करने में भी तो मेहनत तो करनी पड़ती है, क्रिया तो करनी पड़ती है उसको, और जब वो पकड़ा जाता है तो फिर उसकी मार पड़ती है, मुक्के पड़ते हैं, पुलिस पकड़ती है, घर वाले पीट देते हैं, मोहल्ले वाले पीट देते हैं। तो ये उसके लिए क्या है, नेगेटिव फीडबैक है जो उसे उस क्रिया को करने से रोकता है। धनात्मक लक्ष्य वैसे लक्ष्य को कहा जाता है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसे प्राप्त करने से उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है या हो सकती है। भोजन, पानी, लैंगिक क्रिया आदि धनात्मक लक्ष्य के ही उदाहरण हैं, जबकि ऋणात्मक लक्ष्य वैसे लक्ष्य को कहा जाता है जिससे व्यक्ति दूर रहना चाहता है क्योंकि इससे दूर रहने से ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अभी बाहर बहुत ज्यादा धूप है और आप धूप में नहीं जाना चाहते हैं। अब आपको कोई बाहर काम भी है तो या तो आप क्या करोगे, वो काम सुबह या शाम करोगे या छत्ता लेके जाओगे, छतरी लेके जाओगे। धूप में छतरी लेके जाना क्या है, धूप के प्रति नेगेटिव लक्ष्य है आपका कि धूप आपको छतरी, जो धूप से छतरी क्या कर रही है, छतरी आपको बचा रही है। तो जैसे हम 5 दोस्त बैठे हुए हैं और वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके साथ हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां से उठकर जाएंगे, वहां से उठकर क्या करेंगे, चले जाएंगे।
यही तो करेंगे ना। तो यही क्या है, नेगेटिव लक्ष्य या नेगेटिव फीडबैक होता है। वो मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी प्रिंट निकालने वाली भी। पुराने वाली पीडीएफ तो वन लाइनर की मिल चुकी है आपको पहले ही, और अब भी आपको दोबारा पीडीएफ मिलने वाली है। जैसे दंड, आंखों पर सीधा पड़ने वाला तीव्र धूप, रोशनी, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड, ये सारे क्या है हमारे लिए नेगेटिव लक्ष्य है। अभी प्रेरणात्मक चक्र क्या होता है, यानी मोटिवेशनल साइकिल क्या होता है, इसमें क्या क्या हमें करना होता है, आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संप्रति का उपयोग व्यवहार की अभिप्रेरणात्मक विशिष्टताओं का वर्णन करने के लिए करते हैं। किसी आवश्यक वस्तु का अभाव या न्यूनता ही आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होती है, आपको आवश्यकता होती है। क्या होती है, आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता के कारण जो है वो क्या होता है, आप उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके मन में एक जो है वो अंतर्नोद पैदा होता है। क्या होता है, अंतर्नोद। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन आवश्यकता है, तो उस भोजन को प्राप्त करने के लिए अंदर से, कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, उसे ही अंतर्नोद कहते हैं। इस अंतर्नोद को शांत करने के लिए उसे जो है उद्वेलन करना पड़ता है ना। और इस उद्वेलन से वो क्या करेगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा, यानी भोजन लाएगा, भोजन पकाएगा या होटल में जाएगा, यही तो करेगा वो। इसके बाद जैसे ही उसकी भूख शांत हो जाएगी, तो यानी उसकी उपलब्धि प्राप्त हो गई, उसको लक्ष्य प्राप्ति हो गया है। भाई भूखे व्यक्ति को भोजन मिल गया, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति हो गई है उसको तो। और इसके बाद जो है वो उद्वेलन यानी मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, उद्वेलन की कमी। और इस प्रकार से ये क्रिया जो है वो चलती है। उद्वेलन शब्द का अर्थ क्या है यहां पर, इसका अर्थ होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी फिर से समझ लो, एक व्यक्ति को, जैसे कि आप जो है अभी क्या बनना चाहते हैं, अध्यापक। वैसे आप अध्यापक तो हैं, वैसे आप अध्यापक तो आज भी हैं, बट आप जो है वो अपने अध्यापक नाम के पीछे क्या लिखवाना चाहते हैं भैया, सरकारी लिखवाना चाहते हैं। यही तो चाहते हैं ना आप। अरे अध्यापक तो आप उसी दिन बन गए थे जिस दिन आपने बीएड का सर्टिफिकेट लिया था। अध्यापक तो आप उसी दिन बन गए थे जिस दिन आप बीएड कर चुके थे। आज तो आप अपने अध्यापक नाम के पीछे जो है वो क्या लिखवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट नाम लिखाना चाहते हैं कि भैया कौन है, का गवर्नमेंट मास्टर है, का छोरो केक रहा है, का मास्टर है, का क्या मास्टर कौन सो मास्टर तो आज घर घर में, अरे घर घर मास्टर को नहीं, सरकारी मास्टर है। आपका लक्ष्य है सरकारी मास्टर बनना, और इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आपके मन में अंतर्नोद पैदा हो रहा है, और ये अंतर्नोद आपको क्या कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है। हालांकि दोपहर का मायने जी रोटी राटी खा लेवा आप, हाँ है ना, खानो खा लेवा बैंक, बाद में क्या लग जाए, नींद आव लग जाए, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गयो, दोपहर में नींद आव लग जाए। लेकिन ओ जो अध्यापक बनने को अंतर्नोद है, ओ थाने के कौन करने दे रहे हो, सोन कौन दे रहे हो, कौन दे रहे हो, नहीं सोन ने। अब देखो ओ जो सोन कौन दे रहे हो, एक खातर थारे अंदर जो है अभिप्रेरणा प्रेरित होगी। अभिप्रेरणा प्रेरित है आपके अंदर, किस लिए, अध्यापक बनने के लिए, क्योंकि 46,000 पद आ रहे हैं, है ना, 46,000 पद आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, रीट की तैयारी करोगे। रीट की तैयारी करना क्या हो गया, लक्ष्य प्रेरित व्यवहार। लक्ष्य प्रेरित व्यवहार यानी रीट के संदर्भ में देखें तो पढ़ाई, आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा, चयन होते ही आपका जो ये अभिप्रेरणा है वो क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा में कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आज आप दोपहर में पढ़ रहे हो, सो नहीं रहे हो, रात को भी 12, 1, 2 बजे तक सो रहे हो, आप सो रहे हो ना। लेकिन जब आप क्यों सो रहे हो, क्योंकि आज आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित हो। लेकिन जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो इस मोटिवेशन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, फिर आप दोपहर में सोओगे नहीं कि हाँ अब सिलेक्शन तो होगी, अपना नंबर 130 बन रहा है, चोखा है, आप अपना सिलेक्शन हो जैसी। अब एक बार कोई लक्ष्य नहीं है को नहीं,
ये अगर आप रोटी खा ली दोपहर में और सो जाएंगे, आप रात को भी जल्दी सो जाएंगे, टीवी देखेंगे, है ना, बहुत सारे काम करेंगे, मूवी देखेंगे, है ना, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अरे पेपर होने के बाद आप रात को 12-1 बजे तक पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे क्या? पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जब आप दूसरा कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फिर से मोटिवेट हो जाओगे तो जरूर पढ़ोगे, लेकिन तब तक तो नहीं पढ़ोगे जब तक कि आपको नया मोटिवेशन नहीं मिल जाता है। तो यही है इसका क्या साइकिल है, और ये चलता रहता है। आज आप रीट के लिए मोटिवेटेड हो, फिर सेकंड ग्रेड के लिए मोटिवेट हो जाओगे, फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए मोटिवेट हो जाओगे, फिर कार लाने के लिए मोटिवेशन हो जाओगे, शादी कराने के लिए मोटिवेशन हो जाओगे, अच्छा बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करने इसके लिए मोटिवेट हो जाओगे, बेटी बेटा बड़ा हो गया उसके विवाह के लिए मोटिवेट हो जाओगे, फिर आप बूढ़े हो जाओगे तो अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग करने के लिए मोटिवेट हो जाओगे, और फिर जब बूढ़े हो ही जाओगे 70-80 साल के तो पेंशन मिलेगी, तो आपको तो टेंशन नहीं है, तो फिर आप राम राम करोगे ताकि भगवान के पास अच्छे तरीके से जाया जा सके। बस मोटिवेशन खत्म नहीं होगी, जीवन ही खत्म होगा। मोटिवेशन का ये चक्कर जो है वो चलता रहेगा। एक आवश्यकता पूरी होगी, दूसरी आवश्यकता जन्म लेगी, दूसरी आवश्यकता पूरी होगी, तीसरी आवश्यकता जन्म लेगी। सही है ये बात? आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। किसी आवश्यकता के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है वही अंतर्नोद होता है। जैसे भूखे व्यक्ति के पेट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। प्यासे व्यक्ति का गला सूखने लगता है ना, गला सूखने लगता है। इसके कारण यादृच्छिक क्रियाकलाप के द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो अंतर्नोद समाप्त हो जाता है तथा प्राणी भी क्रियाशील नहीं रहता है। प्राणी पुनः संतुलित दशा में लौट आता है। इसके बाद देखिए अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं। अभिप्रेरणा के दो मुख्य सामान्यतः प्रकार होते हैं, दो ही प्रकार होते हैं। एक होते हैं जैविक अभिप्रेरणा, एक होती है मनोसामाजिक अभिप्रेरणा। जैविक अभिप्रेरणा को आप क्या कह सकते हैं? आंतरिक भी कह सकते हैं, आंतरिक या जन्मजात, और इसको आप क्या कह सकते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जैविक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा वैसे अभिप्रेरक होते हैं, जैविक अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक होते हैं जो जन्मजात होते हैं और जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। इन अभिप्रेरकों के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। जैसे कि क्या है? भूख है, प्यास है ना। इन अभिप्रेरकों को शारीरिक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं, शारीरिक अभिप्रेरक भी इनको कह सकते हैं। जगदीश नारायण मीना जी कैसे हैं आप? नारायण कैसे हैं आप? नीतू जी स्वागत, आयुष जी स्वागत। देखिए आंतरिक या फिर जैविक जो अभिप्रेरक है उनकी विशेषता क्या है? जैविक अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति में एक ही प्रजाति के सभी सदस्यों में समरूपता होती है। जैसे जैविक अभिप्रेरक जैसे मानव है, मानव के अंदर जो जैविक अभिप्रेरक है वो सब में है। मुझे भी रोटी खानी पड़ती है, भूख लगती है, आपको भी भूख लगती है, आपको भी खाना खाना ही पड़ेगा। तो हम सबके अंदर, हाँ, भूख को अंतर्नोद बोल सकते हैं, भूख को बोल सकते हैं। दूसरी अभी इसकी विशेषता कि अभिप्रेरक प्राणी में जैविक मांग अर्थात शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। जैसे कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर होता है और इस शरीर के अंदर ये हमारा पेट है और इसमें पानी की कमी हो जाएगी, तो पानी की पूर्ति करने के लिए, है ना, पानी की कमी होगी तो इसकी पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे? पूर्ति करने के लिए हम क्रिया करेंगे, है ना। ये तो उदाहरण मैंने दिया है, एक उदाहरण। इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी किसी वस्तु की कमी हो जाती है तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। आज आपके पास पैसे की कमी है, अगर आपके पिताजी के पास करोड़ों रुपए होते, आपके पास ऐसे लंबी लंबी गाड़ियां होती, 7-8 मंजिली आपका घर होता, आप क्यों तैयारी करते रीट की? करते क्या? नहीं करते। जैसे हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि जितने भी हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मंत्री हैं, राजनेता हैं, उनके किसी के भी बेटे बेटी जो हो रीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आवश्यकता ही नहीं है इन चीजों की।
उन्हें इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। तो जिन्हें जिसकी आवश्यकता है, आज हमारे लिए ये मोटिवेशन है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। अभिप्रेरक अर्जित नहीं न होते हैं, अभिप्रेरक जो है वो अर्जित न हो, यानी जैविक अभिप्रेरक वो होते हैं जो अर्जित नहीं हो। अर्जित अभिप्रेरक कौन सा है? जैसे आप साइकिल प्राप्त करना चाहते हो, ये अर्जित है, ये जैविक नहीं है। भाई साइकिल के बिना आपके प्राण थोड़ी निकल रहे हैं। सबसे न्यून मल मूत्र नहीं है, सबसे न्यून जो है वो काम है। भूख, प्यास, नींद और मल मूत्र, ये तो चारों जरूरी है। आपने 2 गिलास पानी पी लिया और अब सुसु आ रहा है, कितनी देर रोक पाओगे? फिर प्रेशर बढ़ेगा ना, फिर भागना ही पड़ेगा आपको। लेकिन काम एक ऐसी आवश्यकता है जो आप नजरअंदाज कर सकते हो, उसको आप कुछ समय के लिए रोक सकते हो। अगर वो ना भी करे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन भूख, प्यास, नींद और मलमूत्र तो आपको हर हालत में ही आपको ये काम ये करने ही पड़ेंगे। चौथा देखिए, जैविक मांग अर्थात शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में एक उत्तेजित अवस्था उत्पन्न होती है। जैविक अभिप्रेरक में 5 प्रमुख अभिप्रेरक हैं जो निम्न प्रकार के हैं। भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, यौन है, मल मूत्र त्याग है। ये सभी अभिप्रेरक शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था बनाए रखते हैं, जिन्हें मनोविज्ञान में समस्थिति कहते हैं। यानी हमारे शरीर की एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? समस्थिति कहते हैं। अच्छा सरोज, अच्छा सूरज, काम बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा इतनी के जरूरी है भाई, इतनी के आग लाग रही है काम की। 1 सेकंड रुकना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूख की बात करते हैं। भूख को हम हंगर कहते हैं, है ना। हंगरी लोमड़ी की कहानी आपने बचपन में सुनी ही है। हंगरी लोमड़ी की कहानी तो सुनी है ना आपने बचपन में, याद है आपको हंगरी लोमड़ी की कहानी? बिल्कुल याद है, निश्चित तौर पर याद है, क्यों नहीं याद होगी। व्यक्ति को भूख लगने पर वह भोजन की आवश्यकता होती है उसे। यह व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने और उसे खाने के लिए अभिप्रेरित करती है तथा भोजन वह तत्व होता है जो भूख प्रनोद को क्या करता है? संतुलित करता है। आप खेत में काम करो, नहीं खेत में काम करो, देखो भोजन की भी विशेषता देखो कि आप खेत में काम कर रहे हो, है ना, और आपको दोपहर होगी, रोटी लाने में लेट हो गए आज घर वाले, तो बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। और ठंडी रोटी बाजरी की और प्याज भी खाकर और राबड़ी का गिलास पीकर भी आपको बहुत आनंद मिलता है। और वहीं एक व्यक्ति घर पर सो रहा है और उसको सोते सोते घर वालों ने कहा बेटा रोटी खा ले, है और उसके लिए मटर पनीर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन है, उसमें भी उसको मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी उतना ही ज्यादा वो चीज महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट देखिएगा, एनोरेक्सिया या नर्सोवा। एनोरेक्सिया नर्सोवा, इसको जरूर याद रखना। ये क्या कहता है? ये एक जो है वो 2 विकृतियां हैं, एक है बुलिमिया नर्सोवा। यहां से क्वेश्चन आता है, ये दोनों ही जो है वो क्या है आपके लिए मोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं हम एनोरेक्सिया नर्सोवा। ये क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्सोवा एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति में मोटा हो जाने का असंगत डर हो जाता है, यानी उसे मोटा होने का फोबिया हो जाता है। और खास तौर पर यह लड़कियों में पाया जाता है, और लड़कियों में भी जिनकी शादी नहीं हुई है उनमें पाया जाता है कि उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं।
ये एक तरीके की विकृति है एनोरेक्सिया नर्सोवा जो लड़कियों में पाई जाती है। फलते हुए खाना लगभग क्या कर देती है, बंद कर देती है, व्रत ज्यादा करने शुरू कर देती है, डाइटिंग करना ज्यादा शुरू कर देती है, जिससे उनके शरीर का वजन जो है वो जरूरत से ज्यादा ही कम हो जाता है। जबकि बुलिमिया जो है वो क्या होता है, बुलिमिया नर्सोवा जो है वो क्या होता है, विवाह के बाद जो है वो महिलाएं क्या हो जाती है, टेंशन फ्री होके फिर खाना खाती है आराम से, है ना, और फिर वो मोटी हो जाती है ना। इसको कोई नेगेटिव मत लेना, यही बात जो इसमें लिखी है वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। बुलिमिया नर्सोवा में व्यक्ति को बार बार भूख लगती है, यानी बार बार, है ना, सुबह खाना खा लिया 10 बजे, फिर 1 बजे से दोबारा भूख लग जा, फिर 4 बजे से दोबारा भूख लग जा, और फिर रात में 8 बजे 9 बजे दोबारा भूख लग जा। इसमें ज्यादा खाने की प्रवृत्ति हो जाती है, और लड़कों में ऐसी होती है ना, कि बार बार भूख लगती रहती है। ऐसा है नहीं, लिखा नहीं है कहीं पर कि लड़कों में होती है ना, बहुत अधिक पाई जाती है ये, जिसके कारण बहुत अधिक जो है वो खाता है और शरीर का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। वो शरीर का वजन, ऐसा नहीं है कि देखो कुछ लड़कियों में ये भी पाया जाता है बुलिमिया, और कुछ लड़कों में ये भी पाया जाता है। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि केवल विशेष लड़कियों में ही पाया जाए या लड़कों में पाया जाए, ये दोनों में ही पाया जा सकता है, बट ज्यादातर रेशियो में लड़कियों में पाया जाता है ये एनोरेक्सिया नर्सोवा, और बुलिमिया नर्सोवा जो है वो लड़कों में ज्यादा पाया जाता है, बट कुछ अपवाद स्वरूप लड़कियों में भी ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्यास। प्यास एक जन्मजात अभिप्रेरक है, यानी जैविक अभिप्रेरक है। जब हम कई घंटे पानी से वंचित होते हैं तो मुंह के भीतर गीलेपन में अत्यधिक कमी हो जाती है, अर्थात मुंह सूख जाता है और प्यास लगनी शुरू हो जाती है, और इससे हमारा गला सूख जाता है। कई करानी सर्दी गर्मी का मैंने खास तौर पर ज्यादा प्यास लगे, है ना, गर्मी के अंदर जी की है वो ज्यादा प्यास लगे है, और आपा फिर के करावा, आपा कई लोग तो जो पानी की बोतल सागी रखा, अब जो गर्मियों में पेपर होती तो कई लोग पानी की बोतल पेपर होल में ही लेके जाओगा, है ना। देखो मेरा तो आयुष वर्मा ये मानना है कि जीवन जो है छोटा सा है, तो खाओ पियो ऐश करो, नो ज्यादा टेंशन नो ज्यादा फिक्र, है ना, कोई टेंशन ज्यादा मत रखो, खाओ पियो, खेत में काम करो, मॉर्निंग वॉक करो, दौड़ो भागो, और बस जीवन को जियो, जीवन को जीते रहो। यौन और काम शक्ति की बात करते हैं। यौन अभिप्रेरक एक तीसरा जैविक अभिप्रेरक है, इसे असक्त जैविक या असक्त सामाजिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। यानी ये अंशतः जैविक है और अंशतः क्या है, ये सामाजिक है। यानी यौन या काम इच्छा को, यानी सेक्स को हम दोनों में रखेंगे, ये जैविक भी है, ये जैविक भी है ये, और ये जो है वो सामाजिक भी है। अब आप बताओ मुझे कमेंट करके कि ये सामाजिक कैसे है। जैविक तो ठीक है कि भैया देखो कोई भी महिला हो या पुरुष हो, ईश्वर ने हमें इस तरीके से बनाया है, और ईश्वर ने केवल पुरुष या महिला को नहीं, हर जो जीव सजीव है उन सबको इस तरीके से बनाया है कि वो अपने जैसे और सृष्टि बना सके। अब भगवान का वही काम थोड़ी हो कि सारा दिन जनता ने बना तो रहे, तो सोचो भगवान अगर हमें ये पावर नहीं देता तो उसे रोज उसे बनाना पड़ता लोगों को, तो भगवान तो और कामों में भी तो लगा है, मैनेजमेंट कौन करेगा। तो ईश्वर ने हमें ये शक्ति दे दी कि हम अपने जैसे एक नए इंसान को, एक नए मानव को जो है वो क्या कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गई, जैविक आवश्यकता हो गई सृजन करने के लिए। और सामाजिक आवश्यकता कैसे हो गई कि समाज का निर्माण किससे होता है, समाज का निर्माण भी यौन और काम की पूर्ति से ही होता है। लेकिन भारतीय वेदों के अंदर इसके लिए बहुत ही बेहतर व्यवस्था की गई थी। आज हालांकि बहुत ज्यादा हम आज भी उसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हमारे वेदों में ये व्यवस्था थी कि जन्म से लेकर और 21-25 वर्ष तक व्यक्ति जो है वो ज्ञान ग्रहण करे, और 25 वर्ष के बाद वो विवाह, 25 से लेकर 50 वर्ष तक जो है वो 50 वर्ष तक वह जो है वो विवाह करके वैवाहिक जीवन का निर्वाह करे, नया बच्चों का सृजन करे और सामाजिक लायबिलिटी निभाए। आज भी हम वैसे ही करते हैं,
लगभग 20, 22, 23 साल तो आज हमें लग ही जाते हैं नौकरी लगने में, और कई लोग तो नहीं भी लग पाते हैं, और वैसे भी शादी आज 21 वर्ष से नीचे तो कोई करता भी नहीं है। तो आज भी हम वैसे ही उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति के कारण कुछ लोगों के मन में ये काम जो शक्ति है सोशल मीडिया के कारण, और ये जो भड़काऊ चित्र चलचित्र होते हैं इनके कारण ये जो काम शक्ति है इस पे उनका वश जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं रूल को खंडित कर देते हैं। यह दैहिक अवस्थाओं पर आधारित होता है तथा इसमें अन्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, तथा यह व्यक्ति के सांवेगिक पहलू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। काम जो है वो उसमें संवेगात्मक पहलू भी है, क्योंकि काम से जो है आपको एक सांवेगिक खुशी भी मजा आती है, सांवेगिक खुशी भी अनुभव होती है। इसके बाद देखिए, खाओ पियो मौज करो, फ्राइड के अचेतन मन की अवस्था जरूर है सूरज, लेकिन मेरा कहने का अर्थ वो नहीं था। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि शब्दों को अच्छे तरीके से समझो, उसको नेगेटिव नजरिए में मत ले जाओ। खाओ पियो का अर्थ ये नहीं है, वो जो कह रहा है फ्राइड, वो तो ये कह रहा है कि खाओ पियो ऐश करो, यानी आप कुछ मत करो, आप लोगों से उधार ले लो, लोगों का कुछ हड़प लो। मैं ये कह रहा हूं कि खाना खाओ, जितना आपकी भूख है, जितनी आपकी प्यास है उतना पानी पियो, खूब मेहनत करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, और टेंशन मत लो जीवन में। ये वाला कहने का अर्थ है मेरा, ठीक है। होता है, यही कारण है कि जैव सामाजिक अभिप्रेरक में इसको रखा गया। इसके बाद आती है नींद, है ना। प्राणी के लिए नींद चौथा महत्वपूर्ण जन्मजात अभिप्रेरक है। नींद दो प्रकार की होती है, एक तो होती है तीव्र नींद और एक होती है अतीव्र नींद। यानी एक तो होती है गहरी नींद, ये तो जो नींद होती है वो हल्की नींद होती है, हल्की नींद, और ये होती है आपकी गहरी नींद। इसको आप ये कह सकते हो घोड़े बेच के सोना, और इसको कह सकते हो कुत्ते की तरह सोना। यानी कुत्ता जब सोता है तो वो कभी भी गहरी नींद में नहीं सोता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। यानी थोड़ा सा खुड़का हो कोई तो जाग जाए है। तो आ हल्की नींद हुआ, इन आपा रैपिड आई मोमेंट स्लीप, और REM स्लीप भी कह सकते हैं, REM स्लीप भी इसको कह सकते हैं। ये गहरी नींद नहीं होती है, आपको बार बार जैसे करवटें लेते रहते हो, जागते रहते हो बीच में, यानी पूर्ण रूप से गहरा नहीं सोते हो आप। और यह जो नींद होती है वो अति तीव्र नींद होती है। यानी इसमें क्या होती है, अतीव्र आंख गतिक नींद। इसमें सोने के बाद घर में चाहे की हो, चोर घुसो, चाहे कोई डाको डालो, आपा ने कोई बेरोको नहीं, आपा बस यहाँ सो ही गया। कुछ देखो, जनरली हम मान के चलो कि 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे में से लगभग जो है वो 2 घंटे जो है वो 2 घंटे तो होती है कौन सी, गहरी नींद होती है, और लगभग 6 घंटे आपकी जो होती है वो हल्की नींद होती है। अगर आप मेहनत करके आए हो, जैसे खेत में खाई दे के आए हो, तार बांध के आए हो, खेत में निनाण करके आए हो, चना काट के आए हो, खेत में काम करके आए हो, तो फिर आज की नींद है आप बढ़ जाए, गहरी नींद आओगी। यानी आप थकीड़ा हो सियानी, कोई काम करके थकीड़ा हो सिया तो गहरी नींद ज्यादा आसी, और आप कम थकीड़ा हाँ, यानी सारा दिन पड़ा ही रहा, कोई काम करा को नहीं, तो फिर आपा ने ज्यादातर दिखी है वो लाइट नींद ही आवे, हल्की नींद ही आवे। ठीक है, यही तो बात है। आगे बढ़ते हैं। मनोसामाजिक अभिप्रेरक, मनोसामाजिक अभिप्रेरक को अर्जित अभिप्रेरक भी कहा जाता है। एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि कुछ बच्चे बार बार कमेंट करके डिलीट करते हैं, और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो है ब्लॉक भी हो गए हैं। और मैं चाहता नहीं कि किसी को ब्लॉक करूं, लेकिन आपसे निवेदन है कि या तो आप सोच समझ के कमेंट करा करो, क्योंकि आप अध्यापक हो। आज आपके पास कमेंट डिलीट करने का ऑप्शन है, लेकिन अगर हम मुख से किसी को कोई बात कह देंगे ना तो उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे फिर। और अध्यापक के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जितना बोले वो उतना बोले जितना वो सोच समझ कर बोला है। तो आप जब भी कमेंट करें, आपकी एक अच्छी आदत बनेगी, इससे आप में एक अच्छी आदत का डेवलपमेंट होगा कि जब भी कमेंट करें ऐसा कमेंट करें कि डिलीट करने की जरूरत ना पड़े, और इससे आपके अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व बनना शुरू हो जाएगा। और जब भी आप फिर ऐसा अगर आप करोगे तो फिर आप जब भी बोलोगे तो अच्छा ही बोलोगे। ठीक है,
तो ये आपके अंदर एक अच्छी विशेषता का डेवलपमेंट करो और बार बार कमेंट डिलीट मत करो। जो बार बार कमेंट डिलीट करेगा उसको भी डिलीट कर दिया जाएगा, यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, सुमन जी कैसे हैं आप? जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद नहीं होती है ना, मनोसामाजिक अभिप्रेरणा, यानी कुछ अभिप्रेरणा ऐसी होती है जो जन्मजात नहीं होती है। ये हमारा जो समाज है उसके लिए, आज आपको पैसा कमाना कोई जन्मजात जरूरी थोड़ी है, नौकरी लगना जन्मजात जरूरी थोड़ी है, लेकिन ये समाज में अगर हमें रहना है, शादी करनी है, बच्चों का पालन पोषण करना है, घर चलाना है, सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है, तो हमें पैसे कमाने पड़ेंगे और पैसे कमाने के लिए नौकरी लगना पड़ेगा। इसीलिए तो कर रहे हैं आप, इसीलिए तो कर रहे हैं ना, क्योंकि हम सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहते हैं। तो मनोसामाजिक अभिप्रेरक कहते हैं इनको। परंतु व्यक्ति जिसे अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है, ये अभिप्रेरक कुछ ऐसे होते हैं जिसके बिना व्यक्ति जैविक रूप से जिंदा रह सकता है, परंतु सामाजिक रूप से उसका जीवित रहना संभव नहीं है। जैसे 5 भाई है ना, किसी माता पिता के से पुराने जमाने में ज्यादा बच्चे होते थे, आजकल तो 2 ही होते हैं, लेकिन 5 भाई है पहले के। ये ए बड़ा ही बड़ा है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। अब ए जो है वो क्या है, आरएस है, बी जो है वो अकाउंटेंट है, सी एलडीसी है, और ये डी अभी कुछ नहीं है। और मजे की बात है कि इन तीनों की शादी भी हो चुकी है और ये अभी जो है वो 25 साल प्लस का हो गया, इसकी शादी की बात भी नहीं चल रही है। और लड़की वाले पहले आते ही ये पूछते हैं कि छोरो के करे, छोरो तो की कौन करे, तैयारी करे। होता है ऐसा। तो अब इन तीनों के बराबर आने के लिए, इन तीनों के बराबर आने के लिए इसको भी नौकरी लगना पड़ेगा, वरना इसका समाज में रहना दुर्भर हो जाएगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? ऐसा प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होता है कि नहीं होता? तो ये जिंदा रहने के लिए तो नौकरी लगना कोई जरूरी नहीं है कि भाई नौकरी नहीं लगे तो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। बट समाज के अंदर एक अच्छा वजूद स्थापित करने के लिए पहले ये होता था कि हम जैसे कि सीमित आवश्यकताएं होती थी, अब आवश्यकताएं बढ़ने लगी है तो ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है। लोगों के साथ कंपटीशन रहता है कि अच्छा वो साइकिल ले आए तो हम भी साइकिल लेके आएंगे, वो मोटरसाइकिल लेके आ गए हमारे पड़ोसी तो हम भी मोटरसाइकिल लेके आएंगे। वो गाड़ी लेके आ गए तो हम भी गाड़ी लेके आएंगे। तो यह सारे जो है वो हमारे क्या है, मनोसामाजिक अभिप्रेरक। ऐसे अभिप्रेरकों को सामाजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति उन्हें सामाजिक परिस्थितियों जैसे कि परिवार, पास पड़ोस, स्कूल, कॉलेज के साथियों आदि के बीच रहकर सीखता है। प्रमुख सामाजिक अभिप्रेरक निम्नलिखित है, और इन सामाजिक अभिप्रेरकों को आप बाह्य अभिप्रेरक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इन्हें? बाह्य अभिप्रेरक भी कह सकते हो। ठीक है, ये बाहरी है, बाहरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका जो अध्यापक बनना है, आपका अध्यापक बनना है, ये तो क्या है, आंतरिक है। क्या है? आंतरिक मोटिवेशन है कि नहीं? आंतरिक मोटिवेशन। अध्यापक बनना क्या है? आंतरिक मोटिवेशन है आपका। संबंध अभिप्रेरक कौन से होते हैं? देखिएगा, समाज में संबंध की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है क्योंकि बिना संबंध के व्यक्ति समुदाय में नहीं रह सकता। प्रतिदिन हम एक दूसरे के साथ की या मित्रों की आवश्यकता होती है। हम दूसरों के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाना चाहते हैं। कोई भी सदैव अकेला नहीं रह सकता है, आप चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो। जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि हमें संबंधियों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की कितनी ज्यादा आवश्यकता है कि घर पे मैच चल रहा है भारत पाकिस्तान का, और विराट कोहली, अभी तो चलो उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन मान लो कि थोड़ा समय पहले की चले जाते हैं हम, विराट कोहली और इधर जो है वो, या थोड़ा और पीछे चला जाते हैं, इधर सचिन खेल रहा है और इधर सहवाग खेल रहा है, और इधर बॉल पे छक्का लग रहा है, दूसरी बॉल पे चौका लग रहा है। तो खुशी तो बहुत होती है भारत पाकिस्तान के मैच में, लेकिन घर पर आपको उतना मजा नहीं आता है। वही मैच अगर आप दोस्तों के साथ देख रहे हो, हॉस्टल में देख रहे हो, ग्रुप में देख रहे हो, तो आप चीख चीख के उस खुशी को इजहार कर सकते हो।
तो यानी बिना दोस्तों के, बिना संबंधियों के, बिना रिश्तेदारों के, बिना समाज के ना ही तो हम ठीक ढंग से खुश हो पाएंगे, ना ही आप ठीक ढंग से दुखी हो पाओगे। यानी दुख भी कब होता है? जब हमारे मित्र, जैसे कोई दोस्त है तो दोस्त से मिलते हैं तब ज्यादा दुखी होता है, अपने दुख का इजहार करते हैं, वो हमें सांत्वना देता है। आप अकेले बैठे हो, चाहे आपका कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, आपको जंगल में छोड़ दिया और आपका सब कुछ लुट गया, किसको दुख जाहिर करोगे? और आपको बहुत बहुत सारी खुशी मिल गई, आपके सारे सपने पूरे हो गए, बट आप किसी को बता नहीं सकते, आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, संबंधी नहीं है, कोई जानकार नहीं है आपका, तो खुशी भी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। तो खुशी हो या गम हो, ये सब हमें अच्छा, यानी वो कहते ना कि असली मजा सबके साथ आता है, असली मजा सब लोगों के साथ मिलकर ही आता है। बस वही बात है। जैसे कि लोग परस्पर आपस में कुछ समानताएं देखते हैं, वे एक समूह बना लेते हैं। समूह का निर्माण अथवा सामूहिकता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण विशेषता। अक्सर लोग दूसरों के निकट पहुंचने, उनकी सहायता प्राप्त करने तथा उनके समूह का सदस्य बनने के लिए घोर प्रयास करते हैं। दूसरों को चाहना और भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को संबंध कहते हैं। इसमें सामाजिक संपर्क की अभिप्रेरणा अंतर्निहित जो है वो होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? संबंध की आवश्यकता उस समय उदीप्त होती है जब लोग अपने को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं, और उस समय भी जब वे प्रसन्न होते हैं। यानी दुख में और सुख में दोनों समय ही हमें किसकी जरूरत होती है? दोस्तों की होती है। देखिए मनोज, धोखा देना भी बहुत जरूरी है। जीवन में दुख सहना, धोखा खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि धोखा खाना भी एक अच्छा है। जिसके दोस्त होंगे, जो प्यार करेगा वही तो धोखा खाएगा ना। आपके दोस्त हैं, आप किसी को जानते हैं, तभी तो आपको कोई धोखा दे सकता है, वरना कौन धोखा देगा आपको, बताओ? तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, हर चीज जरूरी है। तथा दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है। शक्ति अभिप्रेरक होते हैं, पावर मोटिव। शक्ति अभिप्रेरक एक अन्य सामाजिक अभिप्रेरक है। दूसरों के संवेग या व्यवहार पर चेतन या अचेतन रूप से इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता को सामाजिक सत्ता की संज्ञा दी जाती है। शक्ति अभिप्रेरक के विभिन्न लक्ष्य हैं: प्रभाव डालना, नियंत्रण करना, समत कराना, नेतृत्व करना, दूसरों को मोहित कर लेना, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, दूसरों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा ऊंची करना। शक्ति प्रदर्शन क्या है? यानी आज आप गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जॉब लगते ही आपके ऐसे थोड़ा सीना चौड़ा हो जाएगा ना कि मैं ही मास्टर बन गया, लोग कहता माने कि यही फिरागा, लेकिन मैं मर ही गया लास्ट में। तो ये क्या है? ये शक्ति प्रदर्शन ही है। यानी हम अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए, दूसरों से ज्यादा अच्छा साबित करने के लिए, दूसरों से ज्यादा बेटर दिखाने के लिए क्या करते हैं? निरंतर प्रयत्न करते हैं। निरंतर क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। निरंतर प्रयत्न करते हैं। और यह भी मोटिवेशन है कि मेरे जो कॉलेज में पढ़ने वाले सारे दोस्त थे, वो सब जॉब लग गए, मैं ही पीछे रह गया, तो मैं उनसे पीछे हूं। फिर तो मुझे भी उनके बराबर जाना है, तो उनके बराबर और उनसे आगे पहुंचना है, तो मुझे भी नौकरी लगना पड़ेगा। उपलब्धि अभिप्रेरक। उपलब्धि अभिप्रेरक से तात्पर्य श्रेष्ठता के एक खास स्तर प्राप्त करने की इच्छा से होता है। कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक या श्रेणी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरे के साथ स्पर्धा यानी कंपटीशन करते हैं, क्योंकि अच्छे अंक या श्रेणी उनके लिए उच्च शिक्षा और बेहतर नौकरी का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की यह आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। यानी हम हर कोई चाहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, जो गवर्नमेंट नौकरी लग गए हैं वो ये सोचता है कि मैं गाड़ी लेके आ जाऊं। यानी हम अपनी उपलब्धियों को हमेशा निरंतर बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। यही तो है, यही तो है ना।
यही उपलब्धि अभिप्रेरक होता है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत देख लेते हैं। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, इस सिद्धांत से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम एच मैस्लो ने 1968 और 70 के मध्य जो है वो दिया था। उन्होंने मानव व्यवहार को आवश्यकताओं के एक पदानुक्रम में अवस्थित किया, यानी उन्होंने आवश्यकताओं को डिवाइड कर दिया, है ना, ऐसे कि पहली आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता, चौथी आवश्यकता और पांचवी आवश्यकता। कुछ आवश्यकताएं ऐसी है वो जो बहुत आवश्यक है, जरूरी है, जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो काम चलाऊ होती है। तो आइए इनकी चर्चा करते हैं। उन्होंने मानव व्यवहार को आवश्यकताओं के एक पदानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया। उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैस्लो के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त मूल्यों के कारण अत्यंत लोकप्रिय भी हुआ है। मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में समझा जा सकता है, जिसके पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर पर मूल, मैं आपको सीधे ये सिद्धांत ही समझा देता हूं। देखिए, मैस्लो ने ऐसा एक पिरामिड बनाया, ठीक है, चल जाओ। और इसने क्या किया? सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहली हमारी आवश्यकता क्या होती है? व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो होती है ना। व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए इसने कहा, इसको इसने क्या कहा? शारीरिक आवश्यकता कहा। क्या कहा? शारीरिक, क्रियात्मक आवश्यकता। यानी ये जो आवश्यकता है वो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे भोजन, वस्त्र आदि। ये हर व्यक्ति पूरा कर लेता है। देखो, जो गरीब है वो गरीबी के लेवल की कर लेगा, यानी हर व्यक्ति इस आवश्यकता को 100% लोग इस आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। बहुत ही कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, चाहे भीख मांग के भी खाना पड़े उसको, वो खा ही लेता है। भाई, आवश्यकता को पूर्ति करने के साधन अलग अलग हो सकते हैं, बट सारे लोग इस साधन को, यानी इस आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आती है सुरक्षा की आवश्यकता। जब आपका पेट भर जाएगा तो आप क्या सोचोगे कि अब हमें क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। और सुरक्षा किससे मिलेगी? समाज से या घर से? घर क्या चाहिए इसमें? मकान, घर, परिवार की आवश्यकता होती है। इसके बाद आपको चाहिए आत्मीयता। आत्मीयता का अर्थ होता है कि कुछ ऐसे लोग हो जो आपको प्यार करे, प्रेम करे, आपको, है ना, प्यार करे, स्नेह करे, जैसे कि मां, बहन, प्रेमिका, पत्नी, है ना। तो वो आत्मीयता की आवश्यकता को पूरा करना चाहता है। वो खुद दूसरों से प्यार कर सके, लोग उनसे प्यार कर सके। इसके बाद आता है क्या? हाँ, कर्म भी पूछा जाता है पेपर में। फिर आता है, देखो, ये तीन आवश्यकताएं जो है, ये तीन आवश्यकताएं ऑलमोस्ट जो है वो 100% लोगों की पूरी हो जाती है। फिर आता है सम्मान पाने की आवश्यकता, रेस्पेक्ट, इज्जत मिले लोगों को इज्जत मिले। यानी आप कहीं जाओ तो लोग आपको पहचान ले, और ओ कौन है? नीरज शर्मा रे भाई, क्या रहा, ठीक है। यानी आपकी एक अच्छी छवि बन जाए, समाज में आपको इज्जत मिले, थोड़े आप पॉपुलर हो जाओ, जैसे अशोक गहलोत जी हैं, है ना, पॉपुलरिटी आ जाए आपकी। फिर अंतिम जो होता है वो होता है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि जो है वो बहुत ही कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। केवल मान के चलिए 5% लोग ही ऐसे होते हैं पूरे विश्व में, 5% ही लोग ऐसे होते हैं जो आत्मसिद्धि को प्राप्त कर पाते हैं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये आत्मसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी,
है ना, ये आत्म सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो ये केवल मेजर ध्यानचंद, है ना, ये 5% ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो ये है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। टोटल 5 स्टेप होते हैं इसमें। ये चैप्टर पूरा हो गया। क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा, इसके उत्तर भी दिए हुए हैं। कल हम अगला 10 नंबर चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। कल अगला 10 नंबर चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, मैं फिर से समझाऊंगा आपको। और कल चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे और इस चैप्टर का एंड कर देंगे अपन, यानी कक्षा 11 का समापन करेंगे, फिर कक्षा 12 शुरू करेंगे। यानी सोमवार से अपन जो है वो कक्षा 12 शुरू कर देंगे। सोमवार से कक्षा 12 शुरू कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम को 8:30 बजे एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हंसते रहिए।